राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा लास्ट ईयर ली गई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया, क्योंकि यह पहली बार था कि जब JWST ने बिल्कुल बिग बैंग के छोर पर मौजूद तारों को देखा था। जो तारे अपने आप में एक मिस्ट्री हैं, क्योंकि इस तस्वीर में दिख रहा एक तारा हमारे पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों से ज़्यादा चमकीला है और हमारे सूरज से करोड़ों गुना ज़्यादा भारी है, क्योंकि ये तारे हमारे सूरज या ब्रह्मांड के दूसरे तारे की तरह किसी नॉर्मल स्टार से नहीं बने हैं, बल्कि यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस मैटर से बने हैं, जिसे हम इंसान आज तक अपनी आंखों से नहीं देख पाए हैं। पर उस मैटर ने अपने एग्जिस्टेंस हमें लगातार महसूस कराई है। इसी मैटर का बना यह तारा ऑलमोस्ट ब्रह्मांड के जन्म से ही मिल्की वे के गैलेक्सी के सेंटर पर मौजूद है और आज तक आप उसके बारे में जानते ही नहीं थे। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आयुष और चलिए शुरू करते हैं एक और नई एपिसोड। अगस्त 2023 नेचर जर्नल में वाइट फ्रॉम डार्क स्टार नाम का एक पेपर पब्लिश किया गया, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा बिग बैंग के काफ़ी क्लोज यानी 30 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद 3 मिस्टीरियस स्टार का डिस्कवरी किया। ऐसे मिस्टीरियस स्टार जिन्हें शायद इंसान पहली बार देख पा रहे थे। अब इस पेपर के मुताबिक यह तीनों स्टार की चमक किसी नॉर्मल तारे से कई अरब गुना ज़्यादा थी, क्योंकि ये एक खास तरह के पार्टिकल से एनर्जी ले रहे थे। ऐसे पार्टिकल्स जिसे हम इंसान देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन उनके गुरुत्वाकर्षण को यूनिवर्स में ग्रेविटेशन लेंसिंग के द्वारा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्टिकल की मात्रा यूनिवर्स में हमारे नॉर्मल मैटर से कई गुना ज़्यादा है। इन स्टार को JWST एडवांस डीप स्टार गैलेक्सी सर्वेस यानी कि ZS प्रोग्राम में डिस्कवर किया गया, जिस प्रोग्राम का मकसद ही यूनिवर्स में बिग बैंग के सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सीज और एंड अदर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है। एंड यू ऑलरेडी नो JWST के अलावा पृथ्वी का कोई भी टेलीस्कोप इतना कैपेबल नहीं है कि वो ब्रह्मांड के ऑलमोस्ट छोर से आती हुई इन एंशिएंट ऑब्जेक्ट की इंफ्रारेड लाइट को इतना डिटेल्स वे में कैप्चर कर सके। नाउ फॉर एग्जांपल, JWST के इस तस्वीर में आप जिन मिस्टीरियस स्टार को देख पा रहे हैं, इनका फॉर्मेशन बिग बैंग के केवल और केवल 700 मिलियन बाद ही हुआ था, जिस समय यूनिवर्स की ओवरऑल एज आज के मुकाबले केवल 5% थी। अब इन पिक्चर्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो यह स्टार नहीं बल्कि गैस के चमकते हुए एक नेबुला है। और शुरुआत में तो रिसर्चर्स इन्हें एनसीएस गैलेक्सी की कैटेगरी में ही रख रहे थे, जिन गैलेक्सी की एग्जिस्टेंस पर शुरुआत में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि यह भी काफ़ी अजीब था कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन के तुरंत बाद इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज फॉर्म हो गए, जिसके चलते कई फिजिसिस्ट तो बिग बैंग थ्योरी पर ही सवाल उठाने लगे थे और कईयों का मानना था कि शायद ब्रह्मांड का जन्म किसी और तरह से या फिर बिग बैंग द्वारा सजेस्टेड टाइम से काफ़ी पहले हो गई हो। लेकिन नेचर जर्नल के इस रिसर्च ने इस सभी दावों को गलत साबित करते हुए एक नया एक्सप्लेनेशन दिया, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि इस रिसर्च में यह सामने आया कि JWST ने जिन जो ऑब्जेक्ट की तस्वीरें ली है वो कोई गैलेक्सी नहीं है, बल्कि वो तो स्टार्स हैं। और मेरे दोस्त, कोई साधारण तारे नहीं बल्कि बिग बैंग के तुरंत बाद जन्मित तारे डार्क मैटर से बने हुए यह तारे हैं। जी हाँ, वही इनविजिबल डार्क मैटर जिससे हमारे यूनिवर्स का ऑलमोस्ट 25% हिस्सा बना है एंड जिसे कई डिकेड से वैज्ञानिक पृथ्वी पर डिटेक्ट करने में लगे हुए हैं। तब आखिर वैज्ञानिक इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? तो दोस्तों, नेचर जर्नल के इस आर्टिकल की माने तो यूनिवर्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट द्वारा लाइट को एक खास पैटर्न में ऑब्जॉर्ब एंड इमिट किया जाता है, और हर ऑब्जेक्ट का एक अपना स्पेसिफिक वेवलेंथ स्पेक्ट्रम होता है, जिसे आइडेंटिफाई करके हम उन ऑब्जेक्ट का पहचान कर सकते हैं वो कोई गैलेक्सी है या कोई नेबुला है या फिर कोई स्टार्स है। इसीलिए जब यह JWST ZS सर्विस ने इन तारों की तस्वीर खींची, तो तब से लेकर कई महीनों तक वैज्ञानिक उन्हें लगातार इनसे आने वाली लाइट के वेवलेंथ को और स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया। और देखो, मोस्टली गैलेक्सी की वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में एमिशन लाइन्स देखने को मिलती है, जबकि तारों की बात करें तो अब हमें उनकी वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में मोस्टली एब्जॉर्बेशन लाइन देखने को मिलती है, खासकर 16-14 नैनोमीटर हीलियम ऑब्जर्वेशन लाइट में मिलती है, जो केवल ब्राइट स्टार के में देखने को मिलती है। और सेकेंडली यह ऑब्जर्वेशन लाइन इन तीनों तारों में मिली, जो एस्ट्रोनॉमी और साइंस के फील्ड में मेजर ब्रेक थ्रू माना जाता है, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि यह 3 स्टार
डार्क मैटर से बना है। इतना ही नहीं, बल्कि इन डार्क मैटर स्टार के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तारे हमारे सूरज या ब्रह्मांड के नॉर्मल तारे की तरह नहीं और उनकी तरह न्यूक्लियर फिलियर एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन तारों की चमक हमारे सूरज से कई अरब गुना ज़्यादा है। इन शॉर्ट्स, इन पिक्चर में दिख रहा हर एक तारा हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सभी तारों जितनी एनर्जी या साइंटिफिक टर्म में कहे तो फोटोन्स निकाल रहे हैं। पर सवाल यह आता है कि आखिर यह कैसे? तो देखिए, वैज्ञानिकों के मुताबिक ना इन तारों के कोर में डार्क मैटर काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में, यह डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इनका मास हमारे सूरज से मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा है, लेकिन साइज में यह 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर ही है। यानी कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में इन्हें रख दिया जाए तो यह सैटर्न तक की ऑर्बिट तक फैल जाएंगे, लेकिन फिर भी इनकी कोर में इतना ज़्यादा डार्क मैटर है जितना एक पूरी गैलेक्सी में फैला हुआ है, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स देता है, जिसके कारण यह अपने आसपास मौजूद डार्क मैटर को ही इकट्ठा करते रहते हैं और अपने अराउंड एक बलून टाइप डस्ट क्लाउड फॉर्म करते हैं। और इनके द्वारा अगर इतने डार्क मैटर को ऑब्जर्व करने के कारण वैज्ञानिकों ने इन्हें सुपर मैसिव डार्क स्टार यानी कि SNDS नाम दिया है। पर यह डार्क मैटर केवल मास ही नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि इससे मिलती है एनर्जी, क्योंकि डार्क मैटर से इतनी ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण इनकी केंद्र में एक खास तरह की रिएक्शन होती है जिसे डार्क मैटर एनाइलेशन कहते हैं। जो रिएक्शन डार्क मैटर के ही पॉजिटिव एंड एंटी पेयर पार्टिकल के एक दूसरे से फ्यूज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब देखो, यह वाला रिएक्शन ना ठीक मैटर और एंटी मैटर के एनाइलेशन की तरह ही है, और डार्क मैटर ही इन स्टार को एनाइलेशन से इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है कि एक स्टार पूरी गैलेक्सी जितनी ब्राइटनेस के साथ चमकता है। पर सिर्फ ब्राइटनेस ही नहीं, बल्कि डार्क मैटर के कंजर्वेशन इन स्टार्स को काफ़ी ज़्यादा मास भी प्रोवाइड करता है। अब इन डार्क मैटर की खोज इतनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टेक्सास यूनिवर्सिटी के रिसर्चर कैथरीन फ्रीक्स जो इन डार्क स्टार को स्टडी कर रही हैं, उनके मुताबिक ब्रह्मांड में नई टाइप की तारे की खोज करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर यह खोज निकालना यह उस तारे को डार्क मैटर से एनर्जी मिल रही है, यह इस डिस्कवरी को और भी ह्यूज बनाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर डार्क स्टार की एक और बात है जो इन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंस बनाती है, वो यह है कि हमें इनसे एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री का जवाब मिल जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स का 95% भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का बना हुआ है। यानी जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था तब नॉर्मल मैटर के मुकाबले डार्क मैटर इससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में बना हुआ था, और इसीलिए यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद जो पहले स्टार क्रिएट हुए थे वो एक्चुअल में नॉर्मल मैटर से नहीं बने थे, वो बल्कि डार्क मैटर से बने थे, जिनके ऊपर बाद में नॉर्मल मैटर इकट्ठा होना शुरू हो गया, और जिसके प्रेशर के चलते बाद में डार्क मैटर पार्टिकल्स और क्लोज आ गए, और उनके पेयर्स में एनहाइलेशन के दौरान नॉर्मल फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अदर पार्टिकल्स भी निकले, जिन फोटॉन्स के बाद ट्रेवल करते हुए JWS तक आने के चलते ही हमें इनकी इंफ्रारेड तस्वीर मिली। देखो, डार्क स्टार किसी नॉर्मल तारे से मिलियंस इवन बिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस एनर्जी के लगातार रिलीज होने के कारण इन पे लगने वाला कारण इनवर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इनके सेंटर पे डार्क मैटर के इनहाइलेशन से निकलने वाले एनर्जी के आउटपुट के चलते बैलेंस रहता है। पर इतनी ज़्यादा बहुत तेज़ी से फेंकने के कारण इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, सिर्फ कुछ ही मिलियन हो जाती है। यानी कि JWST द्वारा जिन डार्क एनर्जी स्टार का तस्वीर खींची गई है वह अपने जन्म के कुछ मिलियंस ईयर बाद ही आज से अराउंड 30 बिलियंस ईयर पहले ही खत्म हो चुके हैं, राइट? वेल नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिकों द्वारा एक और बहुत बड़ा खुलासा किया जाता है, जिनका कहना है कि डार्क मैटर स्टार कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म हुए ही नहीं, बल्कि इनके रिमेनेंट आज भी हमारे साथ इस यूनिवर्स में मौजूद है, और शायद हमारी अपनी गैलेक्सी में ही एक ऐसा कोई 30 बिलियन साल पुराना डार्क स्टार मौजूद है, वो भी हमारे गैलेक्सी के बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन वेट ए सेकेंड, क्या आप उसका नाम गेस कर सकते हैं? अगर हाँ तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अभी उसका नाम लिखिए। अभी लिख दिया? वेल नहीं लिखा तो चलो आगे चलते हैं। वेल जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। मैं यहाँ पे गैलेक्सी के सेंटर में रहने वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार्स की बात कर रहा हूँ। अब चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि इन पिक्चर्स में दिख रहे स्टार डार्क स्टार सही हैं, और इस तरह से बहुत से डार्क स्टार अर्ली यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे। पर आखिर हमें अब यूनिवर्स में डार्क मैटर से बने डार्क स्टार तो क्यों नहीं दिखते?
तो देखिए बाकी नॉर्मल तारे की तरह ही जब इन तारों का भी फ्यूज जो कि इन केस में डार्क मैटर था उसकी पूरी तरह ख़त्म होकर एनर्जी में बदल जाने पर इनकी इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स जो इनकी क्लॉक्स को रोकी हुई थी उसके ख़त्म होने से ही ये अपने सेंटर की ओर क्लॉक्स को कोलैप्स होते गए और इन्हें अर्ली यूनिवर्स में ही हमारे सूरज से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा मैसिव ब्लैक होल का निर्माण किया जो यूनिवर्स के शुरुआत में ही ब्लैक होल्स हो गए। और एंड ये वही ब्लैक होल्स है जो बिलियंस ऑफ ईयर तक लगातार अपने सराउंडिंग में मैटर को खाते गए जिससे इनका मास हमारे सूरज जैसे स्टार से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा हो गया। इतना ज़्यादा कि यह यूनिवर्स के बाकी बचे मैटर एंड उनसे बने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक स्टार प्लैनेट्स को ही अपने अंदर खाने लगे और जिससे एक मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ जिसे हम गैलेक्सीज कहते हैं, जिसे डार्क स्टार का जो डिस्कवरी है बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन देती है। आखिर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद इन सुपर मैसिव ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ और इस बात का प्रूफ हमें पहले भी कई थ्योरीज में मिले हैं। साल 2005 फिजिसिस्ट जॉर्ज चैपलिन ने अपने एक रिसर्च पेपर में यह पब्लिक किया जिसमें उनका यह कहना था कि क्वांटम मैकेनिक के मुताबिक ब्लैक होल और सिंगुलरिटी द्वारा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करते। वैसे मैं भी यह कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि सिंगुलरिटी कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि हमारे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स थ्योरीज की एक बग है। इसीलिए हम यह नहीं जानते कि वहाँ पे क्या मौजूद है। पर फिजिसिस्ट जॉर्ज चैपलिन का कहना था कि हम आज के ब्लैक होल के रूप में जिन ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना वह सब चीज़ों को अपने ग्रेविटी को खींच रहे हैं। यह ब्लैक होल नहीं बल्कि डार्क मैटर एक स्टार से। इसके अलावा साल 2007 में फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट कैथरीन फीज ने भी यह अपने रिसर्च में डार्क मैटर स्टार्स की पॉसिबिलिटी का जिक्र किया था। ऑल्सो कोई रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि जिन डार्क मैटर स्टार की हम बात कर रहे हैं वह एक खास तरह के डार्क मैटर पार्टिकल्स कॉल्ड वीकली इंटरएक्टिव मैसिव पार्टिकल्स यानी कि हीट पार्टिकल की जगह हीट एंड ब्लो हो रहे हैं। इस पार्टिकल को काफ़ी समय तक साइंटिफिक फील्ड में एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जा रहा है। पर कैथरीन फ्रीज के मुताबिक यही वो पार्टिकल है जो डार्क मैटर को उनकी ग्रेविटी को देता है। पर शायद इन्हीं पार्टिकल की वह जो प्रॉपर्टी है जिसके चलते हम इसे सही प्रेशर पे एक साथ पास में ले आए तो एनहाइलेट होकर यह फोटॉन्स को रिलीज करते हैं। यह सब चीज़ें पेपर पर तो काफ़ी पहले से ही लिखी थी पर क्योंकि अभी तक डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ ज़्यादा नहीं थी इसीलिए डार्क मैटर की इस स्टार को एग्जिस्टेंस के बारे में पहले ज़्यादातर लोग या फिर वैज्ञानिक बिलीव नहीं करते थे। पर लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक चाहते हैं कि यह भी हम इन तारों के रिलेटेड और भी क्लूज को खोजें और इनकी क्वालिटी के बारे में जानें। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।